एफएससी फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के मुतल्लिक है। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन में एक प्लेन कंडक्टिंग लूप का जिक्र है जिसको एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है जिसकी सिमत एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। पूछा ये जा रहा है कि लूप की किस ओरिएंटेशन के लिए उसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा और उसी लूप की किस ओरिएंटेशन के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम होगी। अगर किसी प्लेन कंडक्टिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से रखा जाए कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर एरिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, तो ऐसी सूरत में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और वेक्टर एरिया दोनों पैरेलल होंगे। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस प्लेन कंडक्टिंग लूप में से गुजरेंगी और नतीजतन मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसी तरह अगर प्लेन कंडक्टिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से रखा जाए कि उसके वेक्टर एरिया की सिमत वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, तो ऐसी ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और वेक्टर एरिया आपस में परपेंडिकुलर होंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। सेकेंड एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जिसको एम्पेयर लॉ की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन में पूछ ये रहे हैं कि क्या स्टेशनरी चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा की जा सकती है, तो जवाब है नहीं। जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वाज़ेह है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह करंट फ्लो है। स्टेशनरी चार्जेस की वजह से क्योंकि करंट प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, नतीजतन स्टेशनरी चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में पूछ रहे हैं कि क्या मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड का बायस बनेंगे, तो जवाब है हाँ। मूविंग चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करेगा और करंट के सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश होगी। थर्ड एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किसी करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड पर उस वक्त क्या असर होगा जब उसकी लेंथ तो डबल कर दी जाए लेकिन उसके नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहें। हम जानते हैं कि किसी करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल एन आई वाले फार्मूला से फाइंड आउट की जा सकती है। यहाँ पे स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब इस फार्मूला से वाज़ेह है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को सेम रखते हुए लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड डबल कर दें तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड का 1/2 रह जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में पूछ रहे हैं कि अगर हम लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड सेम रखते हुए अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें तब रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। तो इसी फार्मूला से ये वाज़ेह है कि अगर लेंथ को कांस्टेंट रखते हुए नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया जाए तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड का डबल हो जाएगी। फोर्थ एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन में एक ऐसे रीजन का जिक्र है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई की गई है और उसके अंदर एक प्रोटॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। क्वेश्चन में पहले हिस्से में ये पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। हम जानते हैं कि एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी वाले फार्मूला से फाइंड आउट की जा सकती है। ये फार्मूला वाज़ेह करता है कि रिजल्टिंग फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड आउट की जाएगी, जिसमें फर्स्ट वेक्टर के ऊपर राइट हैंड रखते हुए दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियां कर्ल की जाती हैं और इरेक्टेड थंब रिजल्टिंग फोर्स की डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर जो कि पहला वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस है पर राइट हैंड रखते हुए नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग अपनी उंगलियां मोड़ी जाएंगी। इस सिचुएशन में इरेक्टेड थंब जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है वो रिजल्टिंग फोर्स की डायरेक्शन देगा। बस रिजल्टिंग फोर्स की डायरेक्शन वाई एक्सिस है। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में ये पूछा जा रहा है कि क्या प्रोटॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना जारी रखेगा, तो जवाब है नहीं। अब मौजूदा केस में प्रोटॉन क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा था और मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, ऐसी सिचुएशन में जो फोर्स होती है वो किसी भी पार्टिकल की मोशन को डिफ्लेक्ट कर देती है और पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने पर मजबूर होता है। नतीजतन हमारा प्रोटॉन एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा। फिफ्थ एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन में दो ऐसे चार्ज पार्टिकल का जिक्र है जिनको मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इस तरह से एंटर किया जाता है कि उनकी वेलोसिटीज़ मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हों
तो हम उन दो चार्ज पार्टिकल्स के बारे में क्या कह सकते हैं। हम जानते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी वाले फार्मूला से फाइंड आउट की जा सकती है। इस फार्मूला में राइट हैंड साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट की मौजूदगी ये ज़ाहिर करती है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होगी। मज़ीद राइट हैंड साइड पे सिंबल Q यानी कि चार्ज की मौजूदगी ये ज़ाहिर करती है कि मैग्नेटिक फोर्स टाइप ऑफ द चार्ज पे भी डिपेंड करेगी। अब मौजूदा केस में क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, मतलब क्या उनके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अमल कर रही है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब दोनों चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट हों। यानी कि एक चार्ज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा चार्ज नेगेटिव हो। छठे एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन में बयान किया जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल Q किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पूछा ये जा रहा है कि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्डन क्यों ज़ीरो होगा। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल से परपेंडिकुलर वाक़या होती है। ऐसे में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हम जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क डन के इक्वल होता है। अगर इस डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करके एंगल थीटा की जगह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान पाया जाने वाला एंगल 90 पुट कर दिया जाए तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू 0 आती है। बस साबित हुआ कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल 0 होगी। सेवंथ एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन में एक ऐसे चार्ज पार्टिकल का जिक्र है जो कि स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता चला जा रहा है। क्या हम इस स्टेटमेंट की बुनियाद पे ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी? तो जवाब है हाँ। हम जानते हैं कि एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड QVB साइन थीटा वाले फार्मूला से फाइंड आउट की जा सकती है। यहाँ पे थीटा V और B के दरमियान एंगल है। अब क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी, जो इस फार्मूला के मुताबिक दो में से किसी एक सूरत में मुमकिन है। पहली सूरत ये है कि उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 हो, और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि V और B आपस में पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों। एट्थ एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब किसी मैग्नेट को किसी टीवी स्क्रीन के करीब लाया जाता है तो उस टीवी स्क्रीन पर मौजूद पिक्चर क्यों डिस्टॉर्ट होती है। हम जानते हैं कि टीवी स्क्रीन पर बनने वाली पिक्चर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल तरीके से स्ट्राइक कराकर हासिल की जाती है। जब मैग्नेट को किसी टीवी स्क्रीन के करीब लाया जाएगा तो वो वाले इलेक्ट्रॉन जो स्ट्राइक करके टीवी पर पिक्चर बना रहे थे उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से टीवी स्क्रीन पर पिक्चर भी डिस्टॉर्टेड होगी। हम जानते हैं कि जब किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क अमल करता है, जो कि BINA कॉज अल्फा वाले फार्मूला से फाइंड आउट किया जा सकता है। नाइन्थ एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए और वो लूप रोटेट ना हो। तो जवाब है हाँ, ऐसा मुमकिन है। अगर हम करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से प्लेस करें कि प्लेन ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए तो टॉर्क 0 अमल करेगा और हमारा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट नहीं करेगा। 10th एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन है कि हम किस तरह से एक करंट कैरिंग लूप को किसी ख़ास रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क अमल करता है, जिसको BINA कॉज अल्फ़ा के फार्मूला से फाइंड आउट किया जा सकता है। अब किसी ख़ास रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी जानने के लिए उस करंट कैरिंग लूप को उस रीजन के अंदर रखा जाएगा। उस रीजन के अंदर करंट कैरिंग लूप अगर रोटेशन एक्सपीरियंस करे तो ये उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होने का सबूत होगा।
11th एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हुए किसी केमिकल एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करने लगेगा। इस फिनोमेना को इस्तेमाल करते हुए किसी चार्ज पार्टिकल के लिए चार्ज टू मैस रेशो फाइंड आउट की जा सकती है, जो कि V/BR के इक्वल है। यहाँ पे V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और R रेडियस ऑफ द कर्वेचर को ज़ाहिर करता है। इस सारे फार्मूला को R के लिए सॉल्व किया जाए तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे VM/BE आता है। इस फार्मूला के मुताबिक V, B और E की कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मैस ऑफ द चार्ज पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर किसी केमिकल एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किया जाए तो ऐसे आइसोटोप्स जो कि ज़्यादा मैस कैरी कर रहे हैं वो ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ मूव करते हुए दूर जा गिरेंगे और कम मैस के आइसोटोप्स कम रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ मूव करते हुए करीब गिरेंगे, जिसकी मदद से हम चार्ज पार्टिकल्स को आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। 12th एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक करंट कैरिंग लूप जिसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है उसकी किस ओरिएंटेशन के लिए उस लूप पर लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होगा और किस ओरिएंटेशन के लिए उस लूप पर टॉर्क की वैल्यू मिनिमम होगी। हम जानते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया है पर लगने वाला टॉर्क BINA cos अल्फ़ा के फार्मूला से फाइंड आउट किया जा सकता है। इस फार्मूला से वाज़ेह है कि जब प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, यानी कि एंगल अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तब टॉर्क मैक्सिमम होगा। इसी तरह से जब प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर वाक़या हो तो उस वक्त टॉर्क 0 अमल करेगा, यही टॉर्क की मिनिमम वैल्यू होगी। 13th एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से प्लेस की गई कि उसका प्लेन पोल फेसेस ऑफ द मैग्नेट से पैरेलल है। पूछ ये रहे हैं कि उस वक्त क्या असर होगा जब कॉइल में से डायरेक्ट करंट गुजारा जाए। इसी तरह उस वक्त क्या इफ़ेक्ट सामने आएंगे जब उस कॉइल में से अल्टरनेटिंग करंट गुजारा जाए। अगर प्लेन ऑफ द कॉइल पोल फेसेस ऑफ द मैग्नेट से पैरेलल है तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और प्लेन ऑफ द कॉइल आपस में परपेंडिकुलर वाक़या होंगे। इस सूरत में किसी करंट कैरिंग कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में अमल करने वाला टॉर्क 0 होता है। इसी वजह से बेशक हम उस कॉइल में से डायरेक्ट करंट गुजारें या अल्टरनेटिंग करंट गुजारें, दोनों केसेस में हमारे करंट कैरिंग कॉइल पर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी, कोई टॉर्क अमल नहीं करेगा और दोनों केसेस में हमारा कॉइल स्टेशनरी रहेगा। 14th एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी एमीटर की रेजिस्टेंस कम से कम क्यों रखी जाती है। हम जानते हैं कि किसी सर्किट का करंट मेजर करने के लिए एमीटर को उस सर्किट में हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है। अब सीरीज़ सर्किट के अंदर तो करंट के गुजरने का एक ही रास्ता होता है, यानी सीरीज़ सर्किट में मौजूद हर कंपोनेंट में से कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा। अब एक ऐसा एमीटर अगर सर्किट के अंदर लगा दिया जाए जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उस सीरीज़ सर्किट की रेजिस्टेंस में वेरिएशन वाक़या होगी, जो कि उस सारे सर्किट के करंट में तब्दीली का बायस बनेगा। नतीजतन एमीटर सर्किट का दुरुस्त करंट नहीं पैमाइश कर पाएगा। लास्ट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा क्यों रखी जाती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी ख़ास कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर उस कंपोनेंट के पैरेलल में लगाया जाता है। अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कम होगी तो उस कंपोनेंट के हिस्से का ज़्यादातर करंट वोल्ट मीटर में से पास करके सर्किट के करंट को अल्टर कर देगा, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ठीक नहीं आएगी। इसके बरक्स अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए तो उस कंपोनेंट के हिस्से का ज़्यादातर करंट उसी कंपोनेंट में से पास करेगा, सर्किट का करंट कम डिस्टर्ब होगा और कंपैरेटिवली एक्यूरेट वैल्यू वोल्ट मीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस की हम मेजर कर पाएंगे। डिटेल स्टडी के लिए हमारा ब्लॉग फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें
और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।